डियर स्टूडेंट, मैं उमेश यादव आप सभी लोगों का नेशनल कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिसिटी इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हम सभी के लिए ज़रूरी है ना। इलेक्ट्रिसिटी के बिना अगर देखा जाए तो ये पूरा वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया एक तरफ से अधूरी है ना। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो हम एक दिन के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी ना रही तो हम बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करेंगे। जैसे सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, हमारे घर के पंखे, हमारे घर के कूलर, एसी, फ्रिज, और भी घरों में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो नहीं काम करेंगे, जिससे हमें बहुत सारी दिक्कतें होंगी। इस समय हम सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंड हो चुके हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे आपने बहुत सारा एनर्जी पढ़ा होगा, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, है ना, ये सारे एनर्जी। तो उसी तरीके का इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है। अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह का एनर्जी है, तो आखिर इलेक्ट्रिसिटी से हमें शॉक क्यों लगता है? हमको तो हीट एनर्जी से, थर्मल एनर्जी से, लाइट एनर्जी से तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी से हमें शॉक इसलिए लगता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस है, यानी चार्जेस के फ्लो होने के कारण ये प्रोड्यूस होती है। उन चार्जेस के फ्लो होने के कारण ही हमें ऐसा शॉक लगता है। तो हम सबसे पहले अब देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस, जैसे ही इसमें वर्ड आप चार्जेस पढ़े, तो चार्जेस जैसे ही आप पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में दो पॉइंट्स आते होंगे कि यार चार्ज मतलब दो चार्ज, एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। सभी लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। सेल के जो भी सेल होता है, बैटरी होती है, उसमें भी आप पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल देखोगे। एक तरफ प्लस लिखा होगा यानी पॉजिटिव, माइनस लिखा होगा यानी निगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज आपने देखा। तो ये पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज एटम्स में होते हैं। अब एटम्स क्या होता है? तो एटम जो है वो मैटर का सबसे एक छोटा पार्टिकल है। यानी तो मैटर क्या होता है? तो मैटर जो है, मैटर इज दैट क्वांटिटी, ठीक है ना, जिससे कि सारी जो हमारे यूनिवर्स में जो सारी भी चीज़ें हैं उससे बनी है मैटर से। जैसे कि मैटर से हमारा सब चीज़ बना है। जैसे आप लोग हो गए, स्टूल हो गया, बेंच हो गया, फैन हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें मैटर बनी। और मैटर का सबसे सिंपलेस्ट यूनिट, जैसे आपने लिविंग बॉडी का सबसे सिंपलेस्ट यूनिट पढ़ा है सेल, उसी तरीके से ये जो बॉडी, इनका सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म है वो है एटम्स। और इसी एटम्स में आपका जो ये चार्ज होते हैं वो होते हैं, यानी एटम्स में तीन तरह के और भी उसमें पार्टिकल्स होते हैं। जैसे न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं, यानी वो न्यूट्रल होता है। नॉर्मल अगर हम देखें तो जो भी हमारा मैटर है, जो भी हमारा एटम्स है, वो न्यूट्रलाइज होता है। ठीक है ना, यानी उसके जो चार्ज होते हैं वो बैलेंस होते हैं। यानी एक एटम्स में जितने निगेटिव चार्ज होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होंगे, यानी वो न्यूट्रल होता है, वो बैलेंस्ड होता है। यानी ना उसमें निगेटिव चार्ज ही ज़्यादा होते हैं, ना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज ही ज़्यादा होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आखिर ये चार्ज, आपने देखा होगा कि ये, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि आप एक कंघी लीजिए, ठीक है, और पेपर के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लीजिए और उसको कंघी से उस पेपर को टच कराइए, है ना। तो आप देखेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है। और जैसे उस कंघी को, अगर आपके बाल अगर ड्राई हैं, सूखे हुए हैं, और उस कंघी को अपने ऐसे बाल में ऐसे रब करेंगे, उसके बाद उस अपने काम्ब को, कंघी को पेपर बिट्स के पास ले जाएंगे, तो वो जो पेपर बिट्स होगा वो आपके काम्ब की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपका जो कॉम्ब था उसमें जो चार्जेस थे, है ना, जो उसमें इलेक्ट्रॉन थे, जो न्यूट्रॉन थे, वो क्या हो गए? इम्बैलेंस हो गए। यानी पहले बैलेंस था, अब वो इम्बैलेंस कैसे हुआ? देखिए, जब हमने उसको रब किया तो जो हमारे कॉम्ब में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमारे कहाँ चले गए? बालों में चले गए। अब हमारा जो बाल था और जो हमारे जो कॉम्ब थी उसमें कुछ अलग चार्जेस हो गए, यानी उसमें चार्जेस कुछ कम हो गए, यानी उसमें निगेटिवली चार्ज हो गए, सॉरी। तो देखिए, जो हमारे कॉम्ब में जो पॉजिटिवली चार्ज थे वो
बालों में चल गए। मैं आपको निगेटिव नहीं कि पॉजिटिवली चार्ज जो है वो बालों में चले गए और हमारी जो काम थी वो निगेटिवली चार्ज हो गई, बाल हमारे पॉजिटिवली चार्ज हो गए। तो इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी एक कॉम से जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन था वो आपके बालों में चला गया, जिससे हुआ ये कि एक तरफ आपका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन और एक तरफ कम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। और इम्बैलेंस क्रिएट होने के कारण जो चार्जेस थे वो फ्लो होने लगे, और जिसके कारण ये हुआ कि आपका जो कॉम्ब के साथ जो आपने पेपर को टच करा तो उसमें अट्रैक्ट होने लगा। दूसरा एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को। जैसे एक गुब्बारा लीजिए, है ना, बैलून लीजिए, उसमें एयर भरा हो, उसको क्या करिए कि उसको दीवार पे, किसी भी दीवार पे उसको रब करिए। रब करने के बाद कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वो जो बैलून है वो दीवार पे चिपकने लगा, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो बैलून जो है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों फील कर रहा है? वो इसलिए फील कर रहा है क्योंकि जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें क्या हो गए, वो इम्बैलेंस हो गए, यानी कुछ चार्जेस उससे निकल गए या कुछ चार्जेस उसने गेन कर लिया। तो देखिए, अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो वो होगी पॉजिटिवली चार्ज, और कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो वो होगी निगेटिवली चार्ज होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हम देखते हैं तो आखिर अब इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो देखिए, द इलेक्ट्रिक चार्जेस इज दैट फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज वो फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का, विच काजेज इट टू exert as well as experience a force when placed near some other substance। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज वो फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एटम्स का, है ना, किसी भी मैटर का, जिससे कि जब उसको किसी दूसरे सब्सटेंस के पास रखा जाए तो वो किसी फोर्स को क्या करे, एक्सपीरियंस करे। क्या करे? एक्सपीरियंस करे। वो फोर्स दो तरह का हो सकता है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, या तो रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। तो देखिए, कब वो अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगी और कब वो रिपल्सिव फोर्स फील करेगी। तो दो कंडीशन होंगे। अगर दोनों जो बॉडी होगा वो सेम चार्ज उस पर होंगे, यानी दोनों जो बॉडी होगा उस पर दोनों पे निगेटिव चार्ज होंगे, तो वो रिपल्सिव फोर्स फील करेगी। अगर दोनों बॉडी पे अपोजिट चार्ज होगा, यानी एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव, तो वो दोनों जो बॉडी होंगे वो अट्रैक्टिव फोर्स को फील करेंगे। यानी इससे एक बात सामने आती है कि जो सिमिलर पोल होते हैं वो क्या होते हैं, रिपल्सिव नेचर के होते हैं, यानी सिमिलर पोल एक दूसरे को अपोज करते हैं, और जो अनलाइक पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी माइनस प्लस, यानी पॉजिटिव निगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव नेगेटिव ये दूसरे को क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे, दूर भागाएंगे, ठीक है। इसको एक दूसरे तरीके से एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ कि जैसे सपोज डेट कि अगर आपके पास खाने के लिए पूरा है, ठीक है, और दूसरा आपको खाना दे रहा है, तो क्या करेंगे आप? आपके पास पूरा पेट भरा, दूसरा वो खाना दे रहा है, तो खाने की आपके पास ज़रूरत नहीं है, आप क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, हटाएंगे। इसी तरीके से जो रिपल्सिव, जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं, यानी अपोज करते हैं। जैसे आपको भूख लगी है, कोई खाना देगा तो क्या कहेंगे, ठीक है भाई लाओ खा लेते हैं ना। तो आपके पास एक तो भूख लगी है, दूसरे खाना की ज़रूरत है, तो क्या है, दोनों तरफ अलग है, यानी जो चार्जेस हैं वो अलग अलग हैं, तो आप उसको अटैक किया। इसी तरीके से ये कभी भूलिएगा मत कि अपोजिट चार्जेस अटैक ईच अदर, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो आपने देखा टाइप ऑफ चार्जेस देख लिए, और इलेक्ट्रिक चार्जेस फिर से मैं बता देता हूँ क्या होता है कि द इलेक्ट्रिक चार्जेस इज दैट फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्जेस वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे कि कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से के पास एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के पास अगर रखा जाए तो वो किसी ना किसी तरीके का अगर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वही होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि आपने देखा, जैसे काम्ब को हमने बाल में हेयर में रब करके और पेपर बिट्स के पास ले गए वो, या किसी भी बैलून्स को अगर हम दीवार पे रब करके उसके बाद उसको देख रहे हैं तो वो स्टिकी होने लगा, वो चिपकने लगा, वो ये दोनों जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखते हैं कि चार्जेस का यूनिट क्या होता है। तो देखिए, जो चार्जेस का जो यूनिट होता है वो होता है कूलाम्ब। क्या होता है? कूलाम्ब। ये एक फ्रेंच फिजिक्स थे, उन्हीं के ऑनर पे ये चार्जेस का जो यूनिट है वो कूलाम्ब रखा गया था। उनका नाम था चार्ल्स अगस्तनीस डी कूलाम्ब।
उनका नाम था, और इन्हीं के नाम पे जो चार्ज है वो चार्ज का जो यूनिट था वो कूलाम रखा गया था। अब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेस होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है ना, वो ना तो बढ़ते हैं ना तो घटते हैं, वो फिक्स होते हैं। उनकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर वो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन माने निगेटिवली चार्ज है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर निगेटिव ऑफ यानी -1.6 × 10⁻19 कूलाम होगा। अगर वो प्रोटॉन होगा यानी पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो जब प्रोटॉन होगा तो +1.6 × 10⁻19 कूलाम होगा, है ना। अब एक और बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि आखिर आप कहीं पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो आखिर इलेक्ट्रॉन ही क्यों मूव करता है, प्रोटॉन क्यों नहीं मूव करता है ना, कि किसी भी हमारे एटम से हो गया या बैटरी से हो गया तो उससे इलेक्ट्रॉन ही निकल के यानी निगेटिवली चार्ज ही क्यों जाता है, पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं जाता है। तो उसको मैं एक फिगर्स के थ्रू दिखाऊंगा, देखिएगा। जैसे आपका ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, ये आपका न्यूक्लियस जो है एटम का सेंटर होता है। तो अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूरी पर होते हैं, जिसके कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन पे कम होता है। यही कारण होता है कि किसी भी एटम से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं लेकिन प्रोटॉन जल्दी नहीं निकलते हैं। अब आते हैं हम चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन, तो देख लिए। अब कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये देखते हैं क्या होता है। इसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा, व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर। देखिए कंडक्टर यानी द मटेरियल दैट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज नोन एज कंडक्टर, यानी वो मटेरियल जो अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को पास होकर जाने दें उसे हम कहते हैं कंडक्टर। जैसे जो भी आप देख सकते हैं, जो भी मेटल्स हो गए, है ना, जैसे आपके घरों में जो वायर्स हो गए, वायर्स में आप देखे होंगे रेडिश ब्राउन कलर का जो कॉपर का वायर होता है या सिल्वर कलर का या एल्युमिनियम वायर होता है ना, ये सारे जो मेटल्स हैं वो सब के सब आपके कंडक्टर होते हैं। और जो भी आप ये नॉन मेटल देते हैं, जैसे वुड हो गया, सॉइल हो गया, उसके बाद से आपका क्लॉथ हो गया, है ना, प्लास्टिक्स हो गया, फाइबर्स हो गया, ये सारी चीज़ें इंसुलेटर होती हैं, है ना। ये इसलिए क्योंकि इनसे करंट पास नहीं होता है, तो ये इंसुलेटर हो गए। और जो करंट को कंडक्ट कर रहा है यानी अपने से होके जाने दे रहा है, कंडक्ट से ही कंडक्टर है, तो अपने से होके जाने दे रहा है, वो हो गया कंडक्टर। और द मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट इज नोन एज इंसुलेटर। अब देखिए कि ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो नॉन मेटल होता है, जैसे वुड हो गया, चाक हो गया या जो प्लास्टिक हो गया, इनमें करंट क्यों नहीं पास होता है। तो इनमें करंट पास इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली फिक्स होते हैं, वो जल्दी निकलते नहीं हैं, है ना, इसलिए इनमें करंट पास नहीं होता है। और जो मेटल होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली पैक होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, एटम मत समझिएगा, इलेक्ट्रॉन्स की बात कही जा रही है, तो इसलिए वो आसानी से बहुत ही कम एनर्जी पे वो एक दूसरे से उनका जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, वो फ्रीली मूव करने लगते हैं, जिसके कारण से उनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। और आप समझते ही हैं कि इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होगी जब चार्जेस मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अब हम आते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बाद आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट आखिर क्या होता है। तो देखिए द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए कंडक्टर इज एक्सप्रेस बाई द अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, यानी इलेक्ट्रिक थ्रू विच ए कंडक्टर इज एक्सप्रेस बाई अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन द यूनिट टाइम, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को बहुत आसान तरीके से मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये चाक है, ये चाक मत मानिए, इसको आप एक मेटल समझिए, है ना। तो ये जो क्रॉस सेक्शन मतलब ये जो इसका बेसमेंट वाली जो एरिया है, तो इस क्रॉस सेक्शन इतना मोटा ये आपका वायर है। इस वायर से यूनिट टाइम में इससे कितना करंट होके जा रहा है ना, कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितने चार्जेस, किससे इलेक्ट्रॉन इससे फ्लो हो रहे हैं ना, कि अमाउंट ऑफ चार्ज यानी इससे कितना चार्ज फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकेंड में इसके क्रॉस सेक्शन, ये चाक है तो इसका यही ना क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने चार्ज फ्लो होके जा रहे हैं पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकेंड में अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू द ए कंडक्टर इज नोन एज
इलेक्ट्रिक करंट। यानी दूसरा भाषा में ये भी कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो होने का रेट ही इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है ना, ये डिफिनेशन। उसके बाद आते हैं हम एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है और 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड, है ना। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रिक करंट का आपका एसआई यूनिट होता है। अब आते हैं, हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले जब हमारा जो एटम्स डिस्कवर हुआ था तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई। इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कवर होने के काफ़ी बाद हम इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर पाए, है ना। उससे पहले इलेक्ट्रॉन हम नहीं जानते थे कि एटम में ऐसा कुछ भी होता है, इलेक्ट्रॉन टाइप का समथिंग। तो उससे पहले क्या होता था कि हम ये मानते थे कि जिधर हमारा जो पॉजिटिवली चार्ज है, जिधर वो मूव कर रहा है उधर ही हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। लेकिन बाद में जब हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो उससे ये पता चला कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, यानी निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है, उसी के ऑपोजिट में हमारा क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो फ्लो होता है। जैसे देखिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये रहा आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये देख रहे हैं आप लोगों की, ये बैटरी है ना। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है ना, ये तो ये निगेटिव चार्ज इस तरह से फ्लो होकर यहाँ पे देखिए, ये आपकी बैटरी है, इधर इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर इसका निगेटिव टर्मिनल। तो देखिए, मैं आपको बताया था कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये यहाँ पे बैटरी में पॉजिटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन देखिए पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, है ना। ये अपोजिट हुए कि नहीं हुए, इधर निगेटिव, इधर ये पॉजिटिव। तो जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसी के अपोजिट में करंट फ्लो होता है। ये रहा आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी है ना। इसके इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम 2 टॉपिक और है फिर देखते हैं। देखिए, तो आप लोगों को मैं बताया था इलेक्ट्रिक करंट यानी द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है चार्ज फ्लो अपॉन में टाइम। यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज फ्लो को हम क्यू से और टाइम स्मॉल टी से, यानी आई इजक्वल टू क्यू अपॉन में टी। अब हम देखते हैं, यहाँ पे आपने देखा ही कि इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से होगा, है ना, कि जिधर निगेटिवली चार्ज जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसी के अपोजिट में आपका करंट फ्लो होता है। अब देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द टर्म ऑफ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, यानी इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड उस कंडीशन में, यानी इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर इलेक्ट्रॉन्स के नंबरिंग के फ्लो के केस में, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट इजक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक करंट Q इजक्वल टू होता है NE। इलेक्ट्रिक करंट Q इजक्वल टू होता है NE, कैपिटल Q इजक्वल टू स्मॉल n स्मॉल e। n मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, और E मतलब आप सभी लोग जानते हैं, E मतलब 1.6 यानी चार्जेस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये मैं बताया था कि हर एक इलेक्ट्रॉन्स पे या प्रोटॉन्स पे जो चार्जेस होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा। जैसे प्रोटॉन है तो उस पर पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव यानी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड यानी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू किस कंडीशन में, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हो, इलेक्ट्रॉन्स के नंबरिंग का फ्लो हो रहा हो, यानी दे
कि पता करिए कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है अगर किसी कंडक्टिंग वायर से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि दे दे कि इस वायर से, जैसे मान लीजिए कि ये वायर है ना, ये सपोजिट ये वायर है, और इसे दे दे कि इस वायर से बताइए कि कितने इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है अगर इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो हो रहे हैं, पर सेकेंड 1000 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। तो देखिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1000 और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे मेजर करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है एमीटर। एमीटर आप इसको अपने लेबोरेटरी में भी देख सकते हैं, या कहीं अगर देखे भी होंगे तो देखिए, एक रीडिंग वाला मीटर होता है, उस पर कैपिटल ए लिखा होता है, आपके लेबोरेटरी में देखने को मिल सकता है वो। उसमें देखिए ऐसे रीडिंग होगी, है ना, ऐसे वो मीटर होगा और ऐसे नंबरिंग होगी और इस पे ए लिखा होगा, कैपिटल ए, और यहाँ पे नीडल होगी। ये ए मीटर है ना, ये नीडल होगी और इस पे कैपिटल ए लिखा होगा। एक और आपने मीटर देखा होगा, यहाँ पे जो कैपिटल ए लिखा है, इस कैपिटल ए के जगह ये ऐसा ही होगा, लेकिन इस पे कैपिटल भी लिखा होगा, इस पे नंबरिंग होगी और ये ऐसे होगा, है ना, ये एरो होगी इस पर। तो ये जो V है ये वोल्ट मीटर है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और ये करंट को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को। यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है वो कौन सा है, एमीटर, AMMETER। इसका जो है हम मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए। और साथ में ये जो एमीटर होता है ये सीरीज में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। अब सीरीज कैसे होता है मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे सपोज दैट ये आपका एमीटर हो गया है ना, ये आपका एमीटर हो गया है ना, और ये आपकी बैटरी हो गई, ठीक है ना, ये आपकी यहाँ बैटरी बना देते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, ये सीरीज में है ना। यानी ये एमीटर, इससे दो वायर निकले होंगे, एक इधर एक इधर, इस वायर को इस बैटरी के पॉजिटिव, यानी इसका ये पॉजिटिव पॉजिटिव में और फिर ये निगेटिव वाला निगेटिव में, ये हुआ सीरीज। तो एमीटर जो होता है वो आपका सीरीज में जोड़ा जाता है। एमीटर किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। ये आपका बहुत ही कम रेसिस्टिव होता है। अब पूछेंगे कि इस रेसिस्टिव मतलब क्या होता है। तो रेसिस्टिव मतलब होता है रेजिस्टेंस, माने अवरोधक। तो ये कम रेसिस्टेंस इसलिए होता है क्योंकि देखिए इस बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है। अगर ये ज़्यादा रेसिस्टेंट होगा यानी करंट को ज़्यादा रोकेगा तो क्या होगा, इससे आगे करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो आपका जो भी सर्किट होगा उसमें जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना चाहिए वो डिस्टर्ब होगा। इसलिए जो एमीटर होता है, और अच्छे क्वालिटी का अगर एमीटर होता है, यानी मोस्टली जो लेबोरेटरी में या और कहीं यूज़ होता है, तो उसका जो हम रेसिस्टेंट होते हैं, रेसिस्टेंस, उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, जीरो होता है, यानी वो हमारे उस सर्किट के करंट को वो अफेक्ट नहीं करता है। तो इसलिए जो एमीटर होता है वो कैसा होता है, वो बहुत ही लो रेसिस्टेंस का होता है, यानी वो करंट को रोकता नहीं, वो सिंपली जाने देता। अब एक दूसरा देखे थे हम, वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट मीटर। इसको भी हम बताएंगे जब हम आपको पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाएंगे, तो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये वोल्ट मीटर, इस पर कैपिटल भी लिखा होगा, इस पर ये सब रीडिंग होगी। और ये जो वोल्ट मीटर होता है, ये वोल्ट मीटर दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। और वोल्ट मीटर पैरेलल जो है ये आपके बैटरी के पैरेलल होता है। देखिए ये आपका ये है वोल्ट मीटर है, इससे एक वायर निकला और बैटरी से ये दोनों जोड़ दिए एक साथ, इधर का वायर और इस बैटरी का वायर एक साथ जोड़ के तब दो वायर निकले। तो ये जो सीरीज है ये पैरेलल है ना, देखिए ये पैरेलल है, बैटरी के ठीक और ये इसके बगल में, तो ये सीरीज में है, ये सीरीज है, ये पैरेलल है, ठीक है। अब ये जो वोल्ट मीटर होता है ये बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टिव होता है, बहुत हाई रेसिस्टेंस का होता है।
ये हाई रेजिस्टेंस का इसलिए बनाया जाता है ताकि जो करंट हो वो इधर से फ्लो होकर ना जाए, वो करंट सिंपली ऐसे ही जाए। इधर हाई रेजिस्टिव होता है तो करंट इधर ना जाके, आप ही खुद सोचिए कि आप लोगों को भी जाना होता है कहीं भी तो किस रास्ते को, जो आसान होता है उसी को चूज करते हैं। तो ये हाई रेजिस्टिव होने के मतलब कि इसमें करंट फ्लो होकर इधर से ना जाके इधर ही से फ्लो होकर जाएगा, और इसके वजह से यहाँ पे क्या पोटेंशियल है इस करंट का, यहाँ पे क्या है आसानी से इस वोल्टमीटर में शो हो जाएगा। और ये जो एमीटर होता है ये बहुत ही लो रेजिस्टिव होता है, और इसको जो है हम सीरीज में यूज़ करते हैं, सीरीज में इसको ज्वाइन करते हैं। अब देखिए कि मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो थ्रू ए मेटेलिक वायर, किसी भी वायर में करंट कैसे फ्लो होता है। तो मैं आप लोगों को बताया कि जो भी वायर्स होते हैं वो मेटल से बने होते हैं, और मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ा नॉन मेटल की अपेक्षा फ्रीली होते हैं, वो इधर से उधर जिगजैग मोशन करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी आपके घरों में अगर किसी छोटे से होल से अगर रोशनी आ रही हो तो उसमें देखिएगा कि डस्ट के जो पार्टिकल वो रैंडमली मूव करते हैं, इधर उधर ऐसे वैसे जिगजैग मोशन में मूव करते रहते हैं। तो उसी तरीके से जो वायर होता है वो सिंपली जब वायर होता है तो उस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं, और जैसे ही हम उसमें बैटरी को ज्वाइन कर देते हैं, जैसे बैटरी को ज्वाइन कर देते हैं तो इस बैटरी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनका जो डायरेक्शन होता है वो किसी एक तरफ हो जाता है, यानी वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है और बैटरी में ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अनलाइक चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, और करंट आपका इलेक्ट्रॉन्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है ना। तो इस तरीके से आपका जो सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एक डायरेक्शन बन जाता है, वो सभी के सभी वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वो इलेक्ट्रॉन सभी जाने लगते हैं। तो ये सभी रहा यानी करंट कैसे वायर में फ्लो होता है। ठीक है, वायर में जब तक हम किसी भी तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे, कोई बैटरी ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडमली मूव करेंगे। जैसे ही हम बैटरी को ज्वाइन करते हैं उस केस में होता यूँ है कि उस बैटरी के कारण उन इलेक्ट्रॉन्स को एक तरीके से एक अट्रैक्टिव फोर्स मिल जाता है, और उस अट्रैक्टिव फोर्स मिलने के कारण वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस कारण से उनका एक डायरेक्शन हो जाता है, और जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसी के जस्ट अपोजिट आपका करंट फ्लो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं, और फिर बाकी जो एग्जांपल्स होंगे वो आप अपने मन से फिर से करिएगा, जो नहीं आएगा फिर से बताया जाएगा। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बाकी जो भी सिंपल एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने मन से करिएगा, जो नहीं आएगा वो फिर से पूछिएगा, बताया जाएगा। एक क्वेश्चन है, ए इबोनाइट रॉड व्हेन रब्ड विथ ऊल, यानी एक इबोनाइट का राड है जो ऊल से अगर रब किया जा रहा है तो उस पर जो निगेटिव चार्ज वो एक निगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है जिसकी वैल्यू है 4 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। यानी उस राड को रब करने से, ऊल के साथ रब करने से उस पर जो चार्ज आ रहे हैं वो 4.0 × 10⁻⁹ कूलाम आ रहा है। तो पूछ क्या रहा है आपसे कि हाउ मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन कॉन्स्टिट्यूट दिस मच चार्ज, यानी ये जो चार्ज जो उस एबोनाइट राड पे जो रब करने से आ रहे हैं 4.0 × 10⁻⁹ कूलाम, जो चार्ज आ रहे हैं वो चार्ज कितने फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलके बने होंगे, ये बताना है आपको ना, कि हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन कॉन्स्टिट्यूट दिस मच चार्ज, यानी कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप सभी लोगों को पता ही है कि इलेक्ट्रॉन्स पे 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम का चार्ज होता है ना। तो ये जो इबोनाइट का जो राड है उसको जब रब करने पे इस पे ये चार्ज आ रहा है 4.0 × 10⁻⁹ कूलाम एक्वायर वो कर रहा है, वो राड एक्वायर कर रहा है। तो इतना उसको भी जब चार्ज आए तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके उसको इतना चार्ज दे पाए। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं Q = NE है ना, इलेक्ट्रिक करंट = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू E, यानी E की वैल्यू आपको 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होती है। तो देखेंगे कि देखिए चार्ज ऑन राड, जो राड पे जो चार्ज है Q = कितना है -4 × 10⁻⁹। ठीक है, अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होते हैं वो चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, याद रखिएगा, तो मैं बताया था कि जब निगेटिव होगा तो -1.6
होगा, निगेटिव लगाएं तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इबोनाइट। अब इबोनाइट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू होगा n इक्वल टू Q अपान में E। यहाँ से आप ट्रांसपोज कर लेंगे, है ना, ये n के साथ E मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, n इक्वल टू Q अपान में E। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू Q अपान में E, Q की वैल्यू -4.0 इंटू 10⁻⁹ अपान में -1.6 इंटू 10⁻⁹। देखिए ये जो 10 इंटू 10⁻⁹ है, ये जब ऊपर जाएगा तो आप जानते हैं कि जैसे ही नेगेटिव ऊपर जब जाता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो 10⁻⁻19 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻19 है, यानी कट पिट के आ जाएगा 10⁻+10 और इसको जब डिवाइड करेंगे माइनस माइनस कट जाएगा 2.5 इंटू 10⁻+10, यानी इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, यानी 2.5 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स मिलके इतने चार्ज उस पर एक्वायर होंगे। ठीक है, अब अपने मन से आप लोगों को एक्सरसाइज भेज दी जाएगी, उसको करिएगा, जो नहीं आएगा फिर से बताया जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ओके।